हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस से आपका जो 5th चैप्टर है लेजिस्लेचर ये करवाने वाला हूं। इजी एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाली है और आपको फ्री नोट्स भी दे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नोट्स मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @class11ESP पे। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्या पढ़ाया था? मैंने आपको एग्जीक्यूटिव समझा दिया था किसे कहते हैं। आज मैं आपको लेजिस्लेचर के बारे में बताऊंगा, यानी कि जो लॉ बनाने वाला काम होता है, मेन गवर्नमेंट का जो ऑर्गन जो लॉ बनाता है। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है मैंने आपको बताया था ना, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो लॉ जो लेजिस्लेचर है वो एल फॉर लॉ बनाती है। तो इसमें कौन होता है? एमपी होते हैं। जितने भी देश के एमपी आते हैं वही तो देश के लिए कानून बनाते हैं भाई, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो। तो डिबेट करते हैं पार्लियामेंट में, ये लोग नए नए लॉज को प्रपोज करते हैं। फिर वोटिंग होती है उस लॉ को पास करवाने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस इसमें शामिल होता है। तो हमारे देश में इस तरीके से लोकसभा होती है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, राज्यसभा होती है। ठीक है, 2 हाउस होते हैं। तो हमें पार्लियामेंट की जरूरत होती क्यों है? देखो भाई, इंडिया में करोड़ों लोग हैं, सारे लोग तो जाके लॉ नहीं बनाएंगे ना। तो इंडिया डाइवर्स है, एक बहुत ही वास्ट और एक बहुत डाइवर्स कंट्री है जहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस, रिलीजन, कास्ट और कल्चर के लोग रहते हैं। तो 1.4 बिलियन लोग हैं, इतने ज्यादा। तो ये सारे के सारे तो पॉसिबल है नहीं कि लॉ मेकिंग में सारे इन्वॉल्व डायरेक्टली हो सके, है ना भाई। 140 करोड़ लोगों को आप कहाँ से सबको इकट्ठा बिठाओगे? तो ऐसे में लॉ मेकिंग का काम पार्लियामेंट का होता है। प्राइमरी फंक्शन ही यही होता है पार्लियामेंट का कि वो लॉ बनाता है। देश के लिए कानून बनाने का काम पार्लियामेंट में किया जाता है। ये आप समझ लो। होता क्या है, सबसे पहले किसी भी लॉ का एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसका एक, उसको हम बिल कहते हैं। मींस एक डॉक्यूमेंट होता है वो। ठीक है, और उसमें लिखा होता है कि ये पॉइंट्स हैं, और अगर ये पास हो गया तो ये लॉ में ये सब बातें होंगी। पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन होता है दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह। वोटिंग होती है, जो मेजोरिटी अगर आती है तो ठीक है, फिर वो लॉ आगे, और जो बिल है वो लॉ बनने के लिए आगे प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो यस या नो कहता है, और अगर यस कह दिया तो वो लॉ बन जाएगा। अब देखो, जो एग्जीक्यूटिव है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, ध्यान रखना, ये काम भी किसका होता है? ये इसी का ही होता है, लेजिस्लेचर का। कैसे? पार्लियामेंट एक वॉचडॉग की तरह भी काम करता है। जो पीएम और एमपी होते हैं उनके ऊपर नजर रखता है पार्लियामेंट कि ये सही से काम कर रहे हैं, नहीं गलत काम करेंगे तो उनसे पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाएगा। और जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो आंसरेबल होती है पार्लियामेंट में। कोई भी काम अगर पीएम कर रहे हैं, एमपी कर रहे हैं, तो वो आके जवाब देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। और इसके अलावा पार्लियामेंट में एमपी और पीएम लोगों पे क्वेश्चंस किए जाते हैं, डिबेट्स होती है, उनको कंट्रोल में रखा जाता है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, यानी कि पार्लियामेंट में सब बैठे हैं और ज्यादातर एमपीओ ने कह दिया कि ये पीएम सही से देश नहीं चला रहे हैं, और वो मेजोरिटी आ गई, तो वो पीएम को भाई अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। इतना इस हद तक लेजिस्लेचर के पास पावर है। अब अगर मैं आपको आगे बताऊं, तो बजट का जो अप्रूवल होता है उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है पार्लियामेंट का। देखो, जो हर साल देश का बजट आता है, कितना खर्चा हुआ, कितने स्टेट को कितने पैसे देने हैं, ये सारा का सारा काम जो होता है ये बजट में लिखा जाता है। देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो आगे बजट बताता है। पार्लियामेंट क्या करता है? स्क्रूटिनाइजेस एंड डिबेट्स द बजट। बजट को अच्छे से स्टडी करता है, रिसर्च करता है उसके ऊपर, और बताता है कि क्या उस बजट में कुछ चेंजेस करने चाहिए। पार्लियामेंट में सभी लोग बताते हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो मेनली आप कह सकते हो बजट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, क्या कर रही है, इसीलिए बजट को पार्लियामेंट में लाया जाता है। ठीक है, और भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है हमारा पार्लियामेंट। कैसे? पार्लियामेंट मस्ट प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सभी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। कहीं गलत हो रहा है किसी भी जगह पे तो उसके लिए आवाज उठाओ। और पार्लियामेंट चाहे तो कानून बदल सकता है। ये पार्लियामेंट के पास है पावर अमेंडमेंट करने की, है ना। ऐसे नहीं मनमर्जी से, जहां पे हो सकता है वहां पे पार्लियामेंट बदलाव कर सकता है। तो पार्लियामेंट सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है।
वाइल अलाउइंग चेंजेस फॉर जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर, लोगों के भलाई में अगर कोई बदलाव करना है कानून में, वो भी पार्लियामेंट ही करता है। जो इंटरनेशनल अगर जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें पार्लियामेंट का ये रोल होता है कि अप्रूवल चाहिए होता है। इंडिया कोई भी अगर ट्रीटी पे साइन करेगा, ट्रीटीज वगैरह पे, कोई भी एग्रीमेंट पे, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी होता है, उसमें पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव। और पार्लियामेंट उस पर स्टडी करेगा, अच्छे से डिटेल में एनालाइज करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा एग्रीमेंट्स को कि क्या उससे देश का फायदा होगा या नहीं होगा, और इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट उस पर अपना डिसीजन देगा कि हाँ भाई इंडिया को फायदा हो रहा है तभी ये काम करो। तो इस तरीके से ये अपना पार्लियामेंट है, अभी नया बना है, पहले पुरानी बिल्डिंग थी, अब नई बिल्डिंग है ना, नई बिल्डिंग की फोटो आपके पीछे है। दिस इज राज्यसभा, दिस इज फॉर स्टेट्स असेंबलीज, ठीक है, ये स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके बैठते हैं। तो हमारे देश में पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। देखो भाई 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो एक हाउस में तो सब काम नहीं हो सकता, तो दो हाउस इसीलिए बनाए गए थे। राज्यसभा मीन्स स्टेट के लिए, लोकसभा मीन्स पूरे देश के मुद्दे डिस्कस करने के लिए। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। तो इसमें क्या है, जनरल इलेक्शन होते हैं, एमपी वाले लोग जाते हैं, वोट डालते हैं, और डायरेक्टली ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, इंडिया के लोगों को। और राज्यसभा क्या है, ये स्टेट्स की काउंसिल होती है, यानी कि इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लीडर्स आते हैं और देखा जाता है स्टेट के लिए क्या कानून बनाना है, स्टेट की बातें इसमें होती हैं। तो इंडिया में बाई कैमरल स्ट्रक्चर है। बाई कैमरल का मतलब ही यही होता है कि एक तरफ लोकसभा और दूसरी तरफ राज्यसभा, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाई कैमरल। लोकसभा जो है लोगों को रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। दोनों आवाजें सुनना बहुत जरूरी है, और इससे क्या है, एक हाउस अपनी मनमर्जी की नहीं चलाता, एक गलत करेगा तो दूसरा उस पर सवाल कर सकता है, तो इसलिए भी जरूरी है चेक एंड बैलेंस के लिए। तो होता क्या है, राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली लोग उनको इलेक्ट नहीं करते। आपने मान लो स्टेट में क्या करते हो, आप एमएलए के इलेक्शंस होते हैं ना, तो आप एमएलए को वोट डाल के आते हो, तो ये जो आपका एमएलए है ये आगे राज्यसभा एमपी कौन बनेगा ये उसके लिए वोटिंग करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली आपने जिनको चुना है वो दूसरों को जाके चुनेंगे राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के मेंबर आर्ट की फील्ड से भी आते हैं, साइंस की फील्ड से भी आते हैं, सोशल सर्विस की फील्ड से भी आते हैं, पब्लिक अफेयर जो लोगों के भलाई के काम करते हैं, तो हर तरीके के हर तबके के लोग इसमें आते हैं। लोकसभा वर्सेस राज्यसभा हमारा मेन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या बातें होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये बहुत ही जरूरी है समझना। तो देखो भाई, लोकसभा में कितने मेंबर हैं टोटल, इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम 552 मेंबर्स, ठीक है, करेंटली 543 मेंबर्स आर देयर। और राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स और करेंटली 245 मेंबर्स आर देयर। सिंपल है। मेंबर्स को कैसे यहाँ पे चूज किया जाता है, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, 543 मेंबर्स जो आते हैं वो लोग उनको चुन के जनरल इलेक्शंस में वोट डाल के यहाँ भेजते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। पर राज्यसभा में क्या होता है, नॉमिनेटेड होकर कुछ लोग आते हैं और कुछ इनडायरेक्टली आते हैं। 233 मेंबर्स जो होते हैं उनको कौन करता है, एमएलए वगैरह जो होते हैं स्टेट्स के, वो इलेक्ट करके भेजते हैं। और बचे 12 मेंबर्स को हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो, अगर मान लो किसी ने कोई बढ़िया काम किया है आर्ट की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, सोशल सर्विस में, तो उनको सीधा नॉमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, सीधा बिना इलेक्शन। हु कैन बिकम मेंबर, तो अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम आपकी एज 25 होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज मिनिमम 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। और कितना टर्म होता है इनका, तो भाई देखो लोकसभा परमानेंट नहीं होती है, ये हर 5 साल बाद नई गवर्नमेंट आती है और डिसॉल्व हो जाती है, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। लेकिन राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, ये कंटिन्यू रहता है, ये कंटिन्यू ही रहता है, ठीक है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, याद रखना। मैं आपको बताऊं, लोकसभा का हर मेंबर 5 साल के लिए आता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो 6 साल के टर्म के लिए आता है, और कंटिन्यूटी बनी रहे इसलिए 1/3 मेंबर जो होते हैं उनको हर जो है मतलब 2 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है और नए मेंबर्स आते हैं और वो रिप्लेस करते हैं, यानी कि 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं इसमें। और मेन इंचार्ज कौन होता है सारी मीटिंग का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो लोकसभा में उसका स्पीकर होता है,
जो कि सब संभालता है, कंडक्ट करता है सारी डिबेट वगैरह को। और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो राज्यसभा की मीटिंग्स को संभालते हैं। ओके। फिर है मनी बिल। अगर पैसे से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो ये सुप्रीम पावर सिर्फ लोकसभा के पास है। एक मनी बिल जो टैक्स से रिलेटेड है या गवर्नमेंट के पैसे से रिलेटेड है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, उसको राज्यसभा रिजेक्ट भी नहीं कर सकती है। और राज्यसभा में कोई मनी बिल वगैरह नहीं आ सकता, बस सजेशंस दे सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज थोड़ी चेंज कर लो, बट बस सजेशन, नथिंग एल्स। गवर्नमेंट पे किसका कितना कंट्रोल है? तो भाई देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह है वो सारे लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कलेक्टिवली। कुछ काम करेंगे अगर गलत तो भाई लोकसभा में क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ सकता है। बाकी के अपोजिशन वाले अगर सारे मिल गए और अगर लो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो आपको पीएम की कुर्सी से हाथ धोनी पड़ेगी। राज्यसभा में क्या होता है, कैन नॉट पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन टू रिमूव द गवर्नमेंट। यहां पे आप गवर्नमेंट को नहीं हटा सकते, गवर्नमेंट को हटाने की पावर सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती कि वो गवर्नमेंट को हटा पाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लोकसभा और राज्यसभा में बेसिक डिफरेंस आपको मैंने बता दिया है। अगला टॉपिक है एक बिल, कानून कैसे बनता है इंडिया में, पार्लियामेंट कानून बनाता कैसे है, ये अपना अगला टॉपिक है। तो देखो भाई, तो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है, यानी कि बिल को बनाया जाता है। द बिल इज ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो एमपी होता है वो बनाता है। फिर उसको पहली रीडिंग में पढ़ा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, यानी कि द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, उसको पढ़ा जाता है, उसकी कॉपी सभी मेंबर्स को बांट दी जाती है। इस टाइम पे कोई डिबेट नहीं होती है, याद रखना ये पहली रीडिंग है, इसमें सिर्फ बिल को पढ़ा जाएगा। सेकंड रीडिंग होती है, इसमें डिटेल से बताया जाता है, एग्जामिन करके यहाँ पे बिल को डिस्कस किया जाता है, और मेंबर्स को लगता है कुछ गलत है तो वो चेंजेस के लिए बोल सकते हैं। और इस बिल को यहाँ से कमेटीज को भी भेजा जा सकता है, पार्लियामेंट्री कमेटीज, जो कि हमेशा 12 महीने काम करती हैं और वो भी बता सकती हैं सही है या गलत है। थर्ड रीडिंग होती है उसके बाद, और इसमें फाइनल डिस्कशन होता है और वोटिंग करवाई जाती है, और फाइनल वर्जन जो होता है बिल का उस पर डिबेट होती है। अब भाई फाइनल बात हो रही है, जो यहाँ से डन हो गया वो कानून में लिख दिया जाएगा। सभी मेंबर को बोला जाता है भाई वोटिंग करो, और अगर बिल वहां पास हो गया तो बिल को दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। अगर लोकसभा में बिल आया था, सबने यस कर दिया तो वो बिल राज्यसभा चला जाएगा, फिर सबने यस कर दिया तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। प्रेसिडेंट यस या नो कुछ भी कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। ओके, तो कंसिडरेशन के लिए दूसरे हाउस में बिल जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। जब सारी फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग हो जाती है तो दूसरे हाउस में वो बिल पहुंचता है, फिर प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। प्रेसिडेंट के साइन होना बहुत ज़रूरी है। जो बिल होता है डॉक्यूमेंट, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है अगर, और साइन करता है तो वो कानून बनेगा। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ खराबी है तो वो वापस रिटर्न कर देगा, और अगर दोबारा से वो पास हो गया है बिल दोबारा रिटर्न करने के बाद तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना पड़ेगा भाई। ओके, और लॉ बन जाता है उसके बाद, वो एक लॉ बनता है। जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है बिल के ऊपर तो वो एक ऑफिशियल लॉ बनता है भाई। ओके, याद रखिएगा, फिर वो एक लॉ बन जाता है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। देखो, जो एग्जीक्यूटिव होती है हमारी, जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, पीएम है, ठीक है, ये सारे लोगों को पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे करता है ये समझो। सबसे पहले तो देखो भाई, ये जितने लोग एग्जीक्यूटिव में होते हैं ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम और मिनिस्टर्स हैं, ये लोकसभा में इनकी सपोर्ट तो एक तो इनको चाहिए ही चाहिए। अगर लोकसभा से सपोर्ट चली गई, मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, सभी लोगों ने बोला कि नहीं भाई ये गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी एमपी हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं। फिर आता है क्वेश्चन आर। होता क्या है पार्लियामेंट वगैरह में, एमपीज आस्क मिनिस्टर्स क्वेश्चंस डेली। जब जब सेशन चलेगा सारे एमपी सवाल पूछेंगे, भाई जवाब दो जवाब दो, और मिनिस्टर्स को क्लियर आंसर देना पड़ेगा, जो भी उनकी पॉलिसीज एक्शंस डिसीजन है उसके ऊपर, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन छुपा नहीं सकते। डिबेट होगी, डिस्कशन होंगे, एमपी जो होंगे वो ओपनली डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के प्लान्स, बिल्स के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, और गवर्नमेंट को फोर्स किया जाएगा कि भाई सुनो अपनी बुराई, सुनो, और अगर जरूरत पड़े तो डिसीजन को बदलो, ये काम होगा। फाइनेंशियल कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड मनी विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं करती। हर साल बजट आता है,
फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ता है उसको और डिबेट होती है, फिर वो पास होता है बजट। और अगर पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी, तो बजट पास होता ही होता है। मोशंस एंड रेजोल्यूशंस, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, ठीक है, सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस पे तुरंत ध्यान खींचना है तो बीच में कोई बोल सकता है, अर्जेंसी है अगर कोई, या मतलब क्रिटिसाइज करना है तुरंत, अगर करप्शन एक्सपोज हो गया है तो एमपी तुरंत उस बात को रख सकता है, भाई ये चीज़ ऐसे एक्सपोज हुई है, आप रख सकते हो। फिर क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटीज भी होती हैं, ठीक है। ये एमपीज का एक ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ एमपीज, जो गवर्नमेंट का काम चेक करते हैं। जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये देखती है कि पैसा कैसा खर्च हो रहा है, कि भाई सही से खर्च हो भी रहा है, गवर्नमेंट पैसा लगा भी रही है या नहीं। फिर जीरो आवर होता है, इसका मतलब होता है एमपीज रेज अर्जेंट मैटर्स विदाउट नोटिस, बिना नोटिस दिए एमपी कोई अर्जेंट मैटर पे भी बोल सकते हैं, तो इससे गवर्नमेंट को क्विकली रिएक्ट करना पड़ता है उस इशू पे। फिर है कॉलिंग अटेंशन, इसका मतलब है एमपीज कैन ड्रॉ गवर्नमेंट्स अटेंशन टू सीरियस प्रॉब्लम, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो तुरंत भी गवर्नमेंट की तरफ वो ध्यान खिंचवा सकता है कोई एमपी, और गवर्नमेंट उस चीज़ को इग्नोर नहीं करेगी, उस चीज़ को उसको सुनना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये सब है। व्हाट डू द कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट डू, देखो अब सेशन 12 महीने तो चलता नहीं पार्लियामेंट का, तो ऐसे में कुछ कमेटीज बनाई जाती हैं। देखो छोटे ग्रुप होते हैं एमपीज के, और पूरा पार्लियामेंट हर चीज़ में तो स्टडी नहीं कर सकता, तो ये काम कमेटीज का होता है। ये कमेटी करती क्या है, गवर्नमेंट का काम चेक करती है कि मिनिस्ट्रीज कैसा काम कर रही हैं, मनी का यूज़ चेक करती हैं कि गवर्नमेंट सही से पैसे लगा रहे हैं या नहीं, बिल्स को पढ़ती है, भाई कोई बिल में कमी तो नहीं है, लॉ बनने से पहले पढ़ लो। होल्ड गवर्नमेंट आंसरेबल, यानी कि मिनिस्टर्स को और ऑफिशियल्स को बुलाती है, भाई उनकी क्या गलतियां हैं, अगर गलती निकलती है तो बता भी देती है। रिपोर्ट्स देती है पार्लियामेंट को, ठीक है, डिटेल स्टडी करके। लोगों के इश्यूज को भी उठा सकती है कमेटीज, ठीक है, सिटीजन्स की प्रॉब्लम को। तो ये सब बातें इनको करनी है। क्यों जरूरी होती है कमेटी, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, हर चीज़ डिटेल में वो स्टडी कर नहीं सकते, तो इसीलिए अच्छा कानून बने, ठीक है, पैसे की वेस्टेज ना हो, गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, गवर्नमेंट जवाब दे, इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं। तो ये सारा का सारा चैप्टर था जो मैंने आपको पार्लियामेंट के ऊपर पढ़ाया है। फीडबैक जरूर लिखना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।